हुई है, हमें इंतजार करना चाहिए। हाँ, कितनी तेज धूप है। मैं तो जैसे धूप में जल ही गया हूँ। तुम बैठो अपना जाल लेकर, मैं जाकर पेड़ की छांव में आराम करता हूँ। ऐसा कहकर कमल वहाँ से चला गया और सामने ही एक बड़े से पेड़ की छांव में सो गया। बेचारा विमल काफी देर तक जाल डाले बैठा रहा। उसके बाद जब उसने जाल निकाला तो जाल में काफी सारी मछलियाँ फंसी हुई थी। सारी मछलियाँ बाहर निकालकर उसने टोकरी में भरी। फिर जल्दी से उसने कमल को जगाया और बोला, अरे अरे कमल, जल्दी बाजार चलो वरना बाजार उठ जाएगा। और हाँ, ये लो मेरे जाल की मछलियाँ। मेरे में से थोड़ी मछलियाँ तुम भी ले लो, वरना तुम्हें भूखा ही मरना पड़ेगा आज। कमल मछलियाँ तो ले लेता है और फिर मन में सोचता है, हे भगवान, विमल की किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? उसे इतनी सारी मछलियाँ मिल जाती हैं और इतनी सारी मछलियों में इसने मुझे थोड़ी सी मछली दी। इसे तो मुझे आधी मछलियाँ देना चाहिए। आखिर मैं भी तो इसके साथ यहाँ तक आया हूँ। इसी तरह विमल हमेशा ही कमल की मदद कर दिया करता, परंतु कमल को विमल से हमेशा ही जलन होती थी। दोनों ने बाजार में जाकर मछलियाँ बेची। फिर विमल जल्दी से अपने घर आया और अपनी पत्नी को एक मछली देते हुए बोला, ये लो बीना, जल्दी से इस मछली को पका दो, बहुत भूख लग रही है। तब तक मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। बीना ने जल्दी से मछली पकाई और सबने मिलकर खाना खाया। खाना खाते खाते बीना का बेटा रिंकू बोल पड़ा, पिताजी पिताजी, मुझे नई साइकिल चाहिए, आप मुझे कब दिलाएंगे? हाँ हाँ बेटा, मुझे याद है, हम कल चलेंगे तुम्हारी नई साइकिल खरीदने के लिए। अगले दिन विमल अपने बेटे रिंकू को लेकर साइकिल की दुकान पर जाता है। रिंकू ने एक बहुत अच्छी साइकिल पसंद की। विमल ने उस साइकिल के पैसे दे दिए। रिंकू साइकिल पाकर बहुत खुश था। दोनों बाप बेटे वापस आ रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें कमल मिला। रिंकू को नई साइकिल से चलता देखकर कमल बोला, अरे वाह रिंकू, तुम्हारी साइकिल तो बहुत अच्छी है। हाँ कमल चाचा, पापा ने मुझे अभी अभी दिलाई है। विमल, मेरे बेटे नील को भी एक सुंदर सी साइकिल चाहिए थी। कितने दिनों से वो मुझसे बोल रहा था, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे ही जमा नहीं हो पा रहे कि मैं उसे साइकिल दिला सकूं। अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं, मैं उसे भी दिला दूंगा। ठीक है कमल, मैं चलता हूँ और कल मछलियाँ पकड़ने थोड़ा जल्दी चलेंगे। जल्दी उठ जाना तुम। हाँ हाँ जरूर। विमल अपने बेटे के साथ वहाँ से चला जाता है और कमल सोचता है, विमल इतने पैसे कमाता है, इसे देखकर तो मेरा दिमाग ही खराब हो जाता है। हम दोनों ने साथ में पढ़ाई की, हम दोनों बचपन से ही दोस्त हैं और हम दोनों एक ही काम करते हैं, लेकिन हमेशा ही भगवान जी इसे ज्यादा पैसे देते हैं। ये इतने सुंदर घर में रहता है, इसके पास जीवन की सारी सुख सुविधाएं हैं और एक मैं गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। हे भगवान, काश कुछ ऐसा हो जाए कि हम दोनों को फिर से शून्य से शुरुआत करनी पड़े, ताकि मैं इसकी बराबरी में आ जाऊं और ये मेरी बराबरी में। कमल ने कभी नहीं सोचा था कि भगवान से मांगी हुई उसकी ये प्रार्थना इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। अगले दिन से गांव में बारिश शुरू हो गई। बारिश धीरे धीरे तेज हो रही थी। 3 दिन बीत चुके थे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब गांव वाले भी बहुत घबराने लगे थे। अरे चरण सिंह, ये बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। बड़ी ही खतरनाक बारिश हो रही है। पिछले कई सालों में ऐसी बारिश मैंने कभी नहीं देखी। हाँ काका, मैं भी यही सोच रहा था कि अगर इस तरह लगातार बारिश होती रही फिर तो हमारे गांव में बाढ़ भी आ सकती है, क्योंकि नदी का पानी पूरा भर गया होगा और वो नदी हमारे गांव से ही लगी हुई है। हाँ चरण सिंह, मैं भी यही सोच रहा था, पर हम कर भी क्या सकते हैं? अब तो भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। बारिश लगातार होते हुए 5 दिन बीत चुके थे। नदी का पानी अपने उफान पर था और फिर अचानक से उस गांव में बाढ़ आ गई। सभी लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। बाढ़ का पानी जैसे जैसे बढ़ रहा था, लोग वैसे वैसे ऊंचे स्थानों पर खड़े होते जा रहे थे। पूरा गांव खाली हो चुका था। कमल और विमल भी अब अपने परिवार के साथ ऊंचाई पर जाकर खड़े हो गए। कमल विमल से बोला, विमल, इस बाढ़ ने तो बड़ा ही परेशान किया है। हमारे पास तो तब भी कुछ नहीं था, एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, लेकिन तुम्हारा तो बहुत कुछ बर्बाद हो गया। तुम्हारा इतना खूबसूरत घर भी डूब गया और जमा किए हुए सारे पैसे भी चले गए। हाँ कमल, बात तो तुम सही कह रहे हो।
लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम बच गए। और अगर हम जिंदा रहे तो ऐसे बहुत सारे पैसे कमा लेंगे और फिर से नया घर बना लेंगे। बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा था, यहाँ तक कि सारा गांव उस पानी में डूब गया। सभी के घर भी टूट गए। इसी तरह 2 दिन चलता रहा। 2 दिन बाद बाढ़ का पानी नीचे उतरने लगा। धीरे धीरे करके बाढ़ का सारा पानी नीचे उतर गया। सभी लोग ऊंचाइयों से नीचे उतर आए और अपने अपने घर की तरफ चल पड़े। विमल जब अपने घर में आया तो देखा कि सारा घर पानी से डूब चुका है और वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा था। कमल का भी सारा घर पानी में डूब चुका था, लेकिन कमल बहुत खुश था क्योंकि अब कमल की तरह विमल भी शून्य पर आ गया था। कमल अपने मन में कहता है, भगवान ने मेरी कितनी जल्दी सुन ली। अब मेरे और विमल दोनों के पास कुछ नहीं है। अब हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। इस बार मैं बहुत मेहनत करूंगा और विमल से भी ज्यादा अच्छा घर बनाऊंगा और उससे ज्यादा पैसे कमा कर दिखाऊंगा। इसी तरह 1 हफ्ता बीत चुका था और एक दिन विमल अपनी पत्नी से बोला, बीना, गांव में तो अब करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। नदी का पानी पूरा ऊपर है, वहाँ तो मछलियाँ भी नहीं हैं। ऐसे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। मैं तो सोच रहा था कि मैं पड़ोस के गांव जाता हूँ और वहाँ पर कोई नया काम शुरू करता हूँ। हाँ जी, जैसा आप ठीक समझे। मैं अपने दोस्त कमल को भी ले जाऊंगा। जल्दी ही तुम हम दोनों के लिए खाना पैक कर दो, मैं आज ही निकल जाऊंगा। बीना ने खाना बनाकर पैक करके दे दिया। विमल अपने दोस्त कमल के घर गया और बोला, चलो कमल, आज ही हम दूसरे गांव जाएंगे ताकि हम नया कोई काम खोज सकें। अरे लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है विमल, हम 1 हफ्ते और रुक कर चलते हैं। तभी कमल की पत्नी बोल पड़ी, अजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? भैया सही कहते हैं, भला और इंतजार करने का क्या फायदा? घर में कुछ भी खाने को नहीं है। आप तो अभी निकल जाइए भैया के साथ। ठीक है नीलम, तो मैं जाता हूँ। अब कमल और विमल दोनों दूसरे गांव में जाते हैं और वहां पर मछलियां पकड़कर बेचते हैं। विमल बहुत मेहनत करता है और ढेर सारी मछलियां रोज पकड़कर बाजार में बेचता है। वहीं कमल अब बहुत आलस करता है और बस थोड़ी ही मछलियां बेचता है। अब लगभग ठीक 6 महीने गुजर गए थे। विमल जो कुछ भी कमाता उसमें से कुछ हिस्सा अपने परिवार को भेज दिया करता और बाकी का अपने पास रखता, और कमल कुछ ही पैसे कमाता और सारे के सारे पैसे अपने घर भेजता। विमल के पास अब काफी सारा धन इकट्ठा हो गया था। एक दिन विमल कमल से बोला, कमल, अब यहाँ आए हुए हमें काफी दिन हो गए हैं। सुना है हमारे गांव की स्थिति सुधरने लगी है और वहाँ पर फिर से मछलियों का बाजार लगने लगा है। नदी में मछलियाँ भी आ गई हैं। अब हमें गांव की तरफ लौट जाना चाहिए। जो पैसे मैंने कमाए हैं उससे हम अपने घरों को सुधार भी लेंगे और अपने बाकी के काम भी करवा लेंगे। उसके बाद अपने ही गांव में रहेंगे और वहीं मछलियाँ पकड़कर बेचेंगे। ठीक है विमल, हम आज ही शाम को घर लौट जाएंगे। शाम होते ही दोनों दोस्त अपने गांव की तरफ निकल पड़े। रास्ते में कमल अपने मन ही मन में सोच रहा था, हे भगवान, विमल ने तो फिर से बहुत सारे पैसे कमा लिए। अब ये गांव जाएगा और फिर से अमीर हो जाएगा और मैं गरीब का गरीब ही रह जाऊंगा। काश कुछ ऐसा हो जाए कि इसके सारे पैसे मुझे मिल जाएं, लेकिन ऐसा भला कैसे हो सकता है? कमल ऐसा सोच ही रहा था कि तभी विमल बोला, कमल वो देखो, कोई नदी बहुत बह रही है। मुझे बहुत प्यास लगी है। चलो आओ, हम दोनों उस नदी से पानी पी लेते हैं। हाँ हाँ विमल, चलो। विमल उस नदी से पानी पीने लगा और कमल ने सोचा, अगर मैं विमल को धक्का दे दूं तो उसे तैरना नहीं आता है। वो नदी में डूबकर मर जाएगा और उसका सारा पैसा मेरा हो जाएगा। यही सोचकर कमल ने विमल को नदी में धक्का दे दिया। विमल कमल को हैरानी से देखता रहा। विमल पानी में बह गया और कमल गांव आ गया। गांव जाकर कमल विमल के घर पहुंचा और बोला, भाभी जी, मैंने बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन विमल नहीं बच पाया और वो पानी में बहता हुआ मेरी आंखों के सामने से चला गया और उसने जो पैसे कमाए थे वो भी उसी के साथ बह गए। ये बात सुनकर विमल की पत्नी और बेटा बहुत रोए। कमल अपने घर आ गया। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और पैसे देते हुए बोला, ये लो, ये सारे पैसे संभाल कर रख दो
अब ये सारे पैसे हमारे हैं। ये आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है जी। इंसान को उसके कर्मों का फल इसी जिंदगी में भुगतना पड़ता है, और आपके इन पैसों में से मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। आप ही रखिए ये पैसे। नीलम ऐसा कहकर गुस्से में अंदर चली गई। कमल ने वो पैसे संभाल कर रख दिए। 2 दिन बीत चुके थे। कमल ने सोचा कि विमल के घर जाकर उसकी बीवी बच्चों की खैर खबर लेनी चाहिए। यही सोचकर कमल विमल के घर पहुंचा तो देखा कि विमल अपनी बीवी के साथ बैठकर खाना खा रहा था। कमल ने ये देखा तो वो चौंक गया और मन ही मन सोचने लगा, इसका मतलब कि विमल बचकर आ गया। अभी तक तो इसने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी होगी। अब ये पक्का ही मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। कमल ऐसा सोच ही रहा था कि तभी विमल की पत्नी बीना बोली, अरे कमल भैया, आप क्या सोच रहे हैं? यही ना कि विमल वापस कैसे आ गए? दरअसल वो नदी में बहते बहते एक मछुआरे की बस्ती में पहुंच गए और उन मछुआरों ने उन्हें बचा लिया और यहाँ लाकर छोड़ दिया। अब आप चिंता मत कीजिए, बैठिए और खाना खा लीजिए। हाँ हाँ कमल, बीना सही कह रही है। बैठो, साथ मिलकर खाना खाते हैं। अब जब मैं सही सलामत घर आ गया हूँ तो फिर चिंता कैसी? नहीं नहीं विमल, अभी मैं खाना खाकर आया हूँ। अब मैं घर चलता हूँ। ये कहकर कमल बाहर निकल गया और अपने घर की तरफ जाने लगा। तभी विमल पीछे से आया और बोला, रुको कमल, तुम यही सोच रहे हो ना कि मैंने सारी बात अपनी पत्नी को क्यों नहीं बताई? कमल, मैंने हमेशा ही तुम्हें अपना सच्चा मित्र माना है। तुम मुझसे धोखेबाजी कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और मैं कभी बताऊंगा भी नहीं। तुम हमेशा ही मेरे सच्चे मित्र रहोगे। विमल, तुम सचमुच महान हो। तुम्हारे जैसा दोस्त तो बड़े ही भाग्य से मिलता है, लेकिन मैंने तुम्हारी दोस्ती की कोई कदर नहीं की। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। मैं समझ चुका हूँ कि तुम मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हो। और फिर कमल पूरी तरह से बदल गया। अब कमल भी विमल की तरह बहुत मेहनत किया करता था और दोनों दोस्त मिलजुल कर अपना जीवन बड़े प्रेम से बिताने लगे। श्यामपुर नामक गांव में रतिया नाम का एक हलवाई रहा करता था। रतिया की बनाई मिठाई उसके गांव में बहुत मशहूर थी। वो जितने भी मिठाई दिन भर में बनाता वो सभी शाम तक बिक जाती। उसके गांव के अलावा आसपास के लोग भी रतिया की मिठाई के दीवाने थे। अरे भैया, जल्दी से 2 किलो मिठाई पैक कर दो। शहर से मेरा भाई आया हुआ है, उसको तुम्हारी बनाई हुई मिठाई बहुत पसंद है। इसीलिए वो जब भी यहाँ आता है तो तुम्हारी दुकान की मिठाई लेकर ही वापस जाता है। हाँ हाँ, अभी पैक कर देता हूँ। रतिया की दुकान की मिठाई सभी लोगों को बहुत पसंद थी। रतिया बहुत ही सफाई और ईमानदारी से मिठाई बनाता। रतिया का बेटा राजू भी अपने पिता के साथ दुकान पर उसकी मदद करता। एक दिन रतिया की दुकान पर पास के शहर से मनोज नाम का व्यक्ति आता है। अरे वाह भैया, तुम्हारी दुकान की मिठाई का तो कोई जवाब ही नहीं। शहर में मेरी भी मिठाई की दुकान है, परंतु तुम्हारी मिठाई की दुकान का स्वाद तो लाजवाब है। शुक्रिया साहब। मेरी भी मिठाई की दुकान है, परंतु तुम ऐसा गजब का स्वाद कहाँ से लाते हो, हमें भी बताओ। साहब, मैं सारी मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी में बनाता हूँ और घी भी मैं खुद ही घर पर बनाता हूँ। मेरे पास अपनी गाय है, उसी का दूध निकालकर शुद्ध देसी घी और खोया तैयार करता हूँ और उससे ही सारी मिठाइयाँ बनाता हूँ साहब। अच्छा, तो अगर मैं तुमसे रोजाना 20 किलो मिठाई खरीदना चाहूँ तो क्या तुम बना सकते हो? मेरे पास जितना शुद्ध घी होता है मैं उतनी ही मिठाई बनाता हूँ और वो सारी मेरे पास अपने गांव में ही शाम तक बिक जाती हैं। उससे ज्यादा मिठाई बनाना मेरे बस की बात नहीं है साहब। रतिया का बेटा राजू भी उन दोनों की बातें सुन रहा था। वो थोड़ा लालची किस्म का लड़का था। मनोज के जाने के बाद वो अपने पिताजी से बोलता है, पिताजी, वो व्यक्ति हमसे 20 किलो मिठाई रोजाना लेना चाहता है, तो आपने मना क्यों कर दिया? सोचिए, उसको इतनी मिठाई बेचने पर हमें रोजाना कितना फायदा होगा। बेटा, तुम तो जानते हो कि मैं शुरू से ही अपने हाथों से बनाई शुद्ध घी की मिठाई बेचता हूँ। अब जितना शुद्ध घी मेरे पास होगा उतनी ही मिठाई बनाऊंगा ना। परंतु पिताजी, हम बाजार से भी तो देसी घी और खोया खरीद सकते हैं ना।
फिर हम ज्यादा मिठाई बना पाएंगे और ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। बेटा, हमारी मिठाइयाँ इसीलिए इतनी मशहूर हैं क्योंकि वो घर के बनाए शुद्ध घी से बनती हैं। अब बाजार के घी पर मैं भरोसा नहीं कर सकता बेटा, पता नहीं उसमें कितनी मिलावट हो। रतिया एक सीधा साधा व्यक्ति था। उसने कभी भी मिलावट या ज्यादा कमाने के बारे में नहीं सोचा था। परंतु पिताजी, आप जितना समय घी बनाने में लगाते हैं उतना समय और मिठाइयाँ बनाने में लगाएं तो हमें ज्यादा मुनाफा हो सकता है। और आजकल सभी हलवाई यही करते हैं। कल से मैं बाजार से देसी घी लाऊंगा और हम उसी से मिठाइयाँ बनाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। राजू तरह तरह की बातें बनाकर रतिया को अपनी सोच में फंसा लेता है। अगले ही दिन राजू बाजार से घी खरीद कर लाता है। पिताजी, मैं देसी घी खरीद कर लाया हूँ। आज आप दुगनी मात्रा में मिठाई बनाने की तैयारी करें और मनोज को भी 20 किलो मिठाई देने की बात पक्की कर लें। राजू जैसा कहता जा रहा था, रतिया उसकी बातों में आकर वैसा ही करता गया। उसने बाजार से लाए गए देसी घी को अपने हाथों से बनाए घी में मिलाकर दुगनी मात्रा में मिठाई तैयार कर दी। मनोज मिठाई लेने के लिए जल्दी से रतिया की दुकान पर आया। हाँ भैया, क्या हमारा ऑर्डर तैयार हो गया है? मैं गाड़ी लेकर आया हूँ, उसमें तैयार मिठाई रखवा दें। राजू ने जल्दी से मिठाइयों के डब्बे मनोज की गाड़ी में रखवा दिए। मनोज भैया, आपको यदि रोज 20 किलो मिठाई चाहिए तो हम बना दिया करेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं रोजाना सुबह यहाँ आकर मिठाइयों का ऑर्डर ले जाया करूँगा। इस तरह से रतिया और राजू ज्यादा मिठाइयाँ बनाने लगे और उनका ज्यादा मुनाफा होने लगा। पिताजी, देखा आपने, हमारी मिठाइयाँ कितनी मशहूर हो रही हैं। मनोज रोजाना 20 किलो मिठाई ले जाता है, हमारा मुनाफा भी 2 गुना हो गया है। और आप तो ऐसे ही चिंता कर रहे थे, देखा स्वाद में कोई फर्क नहीं आया। सभी लोगों को आज भी हमारी मिठाइयाँ उतनी ही पसंद हैं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो बेटा। मैं बेकार में ही इतनी मेहनत करता था घी बनाने में, मिठाइयाँ बनाने में। अब मुझे कितनी मेहनत लगती है। अब बाजार से घी लाकर हम आसानी से मिठाइयाँ बना रहे हैं और ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। रतिया का काम बहुत अच्छा चल रहा था। गांव में सभी उसकी मिठाइयों की खूब तारीफ करते और वो खूब बिकती। शहर से भी ऑर्डर आते थे। देखते ही देखते रतिया पैसे वाला बन गया और उसने कुछ और लोगों को काम पर रख लिया। उसकी बनाई मिठाइयों की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। मिठाइयों की बढ़ती हुई मांग देखकर राजू रतिया से बोला, पिताजी, हमारी दुकान पर मिठाइयों की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मैं सोच रहा हूँ कि हमें शहर में मिठाइयाँ सप्लाई करने के लिए बाजार से ज्यादा खोया खरीदना पड़ेगा। ठीक है बेटा, बाजार से बना खोया ले आओ और जितनी भी मांग मिठाई की है उसे पूरा करो। कुछ दिन बाद उनकी दुकान के पड़ोस में राघव नाम के एक हलवाई ने मिठाई की दुकान खोल दी। राघव अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों को शुरू में काफी डिस्काउंट भी देने लगा। देखो भैया, जो भी हमारी दुकान से मिठाई खरीदेगा हम उसे डिस्काउंट देंगे। जो जितनी ज्यादा मिठाई खरीदेगा उसे उतना ही ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। इस तरह राघव ने पूरे गांव भर में मिठाई की चर्चा करवा ली और उसकी दुकान खूब चलने लगी। राघव एक चालाक आदमी था। उसने सोचा कि यदि मैं रतिया की दुकान बंद करवा दूं तो मुझे और ज्यादा मुनाफा होगा। राघव ने एक आदमी को अपने पास बुलाया और उससे कहा, सुनो भैया, मैं तुम्हें एक कनस्तर मिलावटी घी दूंगा, ठीक है? जो तुम सस्ती कीमत पर रतिया को बेच देना, समझे? इस काम के लिए मैं तुम्हें अलग से पैसे दूंगा, क्या समझे? वो आदमी मिलावटी घी का कनस्तर लेकर रतिया की दुकान पर जाता है और उसे बातों में फंसाकर कनस्तर राजू को बेच देता है। और उस नकली घी से बनी मिठाइयाँ खाकर काफी गांव वाले बीमार पड़ जाते हैं और रतिया की दुकान बंद हो जाती है। राघव से कंपटीशन करोगे? अब आएगी अकल ठिकाने बाप बेटे की। राजू को एक दिन वही व्यक्ति मिलता है जिसने उसे मिलावटी घी बेचा था। तुम वही आदमी हो ना जिसने मुझे नकली घी बेचा था? तुम्हारी उस घी से बनी मिठाई की वजह से मेरी दुकान बंद हो गई। सच सच बताओ, वो मिलावटी घी तुम कहाँ से लाए थे? सच बताओ, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा।
अरे नहीं नहीं, मुझे पुलिस के पास नहीं जाना। मुझे तो राघव मिठाई वाले ने लालच दिया था और पैसे भी दिए थे। राजू को सारा मांजरा समझ में आ जाता है और वो उसे सबक सिखाने की सोचता है। एक दिन राजू भेष बदलकर राघव की दुकान पर जाता है और उससे कहता है, भैया लगता है तुम्हारी दुकान बहुत अच्छी चलती है। सारा दिन तुम्हारी दुकान पर भीड़ लगी रहती है। अरे बस भगवान की कृपा है, दुकान बहुत अच्छी चल रही है भैया। यदि तुम चाहो तो मुनाफा और बढ़ा सकते हो। मेरा घी का व्यापार है। पास के गांव में बहुत से लोग मुझसे घी लेते हैं। मेरा माल बहुत ही अच्छा होता है और दाम भी काफी कम है। यदि तुम कहो तो तुम्हारी दुकान पर भी घी पहुंचा दूं। राघव कुछ देर सोचता है और लालच में आकर राजू की बात मान लेता है। राजू राघव की दुकान पर पहुंचता है। लो भैया, तुम्हारा ऑर्डर आ गया है। हाँ भैया, तुम तो बहुत जल्दी मेरा सामान ले आए। रुको रुको, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। राघव जैसे ही राजू से पैसे पकड़ता है, तभी फूड इंस्पेक्टर राघव की दुकान पर छापा मारता है और उसे रंगे हाथों नकली घी लेते हुए पकड़ लेता है। राघव को जेल हो जाती है और उसकी दुकान बंद हो जाती है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं भी गलत राह पर चल रहा था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि थोड़ा कमाओ लेकिन इज्जत के साथ कमाओ। आज के बाद हम दोनों पहले की तरह अपनी शुद्ध मिठाई ही बनाया करेंगे। इसके बाद से वो अपनी दुकान पर साफ सुथरा और अच्छा सामान ही रखा करता और उसकी दुकान अब दोबारा से चलने लगती है।